कार्यक्रम में स्वागत है। यहाँ हम अलग अलग स्रोतों से मिली जानकारी और अहम बातों की गहरी पड़ताल करते हैं। हाँ, कोशिश करते हैं कि मुद्दे की तह तक पहुंचा जाए। तो आज का विषय है भारत अमेरिका संबंध, और इसमें भी खास तौर पर व्यापार, टैरिफ और वीजा नियमों से जुड़ी जो हालिया हलचल है उस पर हमारी नजर रहेगी। बिल्कुल, हमारे पास इस पर कुछ दिलचस्प स्रोत हैं आज। तो चलिए उनमें गोता लगाते हैं। ये मुद्दे वीजा, व्यापार, टैरिफ ये सब आपस में जुड़े हुए लगते हैं ना? हाँ, काफी उलझे हुए हैं और इनका असर सिर्फ द्विपक्षीय संबंधों पर नहीं बल्कि आप देखें तो ग्लोबल टेक, ट्रेड और डिप्लोमेसी सब पर पड़ता है। तो आज हम इन्हीं स्रोतों से समझने की कोशिश करेंगे कि सतह के नीचे चल क्या रहा है असल में। सही कहा, कोशिश यही रहेगी कि इन जटिलताओं को थोड़ा आसान करके समझें। तो खोलते हैं इस पिटारे को। शुरुआत H-1B वीजा से करते हैं। काफी सुर्खियां बटोरी हैं इसने। हाँ, बिल्कुल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो नए H-1B वीजा के लिए $100,000 के शुल्क की घोषणा हुई है। $100,000? हाँ, इस खबर ने सिलिकॉन वैली में तो जैसे भूचाल ला दिया। बिल्कुल। लेकिन इसमें सबसे चौंकाने वाली बात तो शायद नेटफ्लिक्स के सह संस्थापक रीड हेस्टिंग्स का इस कदम का समर्थन करना है। ये थोड़ा अजीब नहीं लगा? हाँ, ये वाकई दिलचस्प है, क्योंकि हेस्टिंग्स तो आमतौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी के बड़े डोनर माने जाते हैं और पहले ट्रंप की आलोचना भी कर चुके हैं। हाँ, वही तो। उनका तर्क थोड़ा अलग है। उनका कहना है कि ये भारी शुल्क ये सुनिश्चित करेगा कि H-1B वीजा सिर्फ वेरी हाई वैल्यू जॉब्स, बहुत ऊंचे वेतन वाली नौकरियों के लिए ही इस्तेमाल हो। अच्छा। हाँ, तो उनके मुताबिक इससे मौजूदा लॉटरी सिस्टम की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि फिर वही कंपनियां अप्लाई करेंगी जो सच में इतना वेतन दे सकती हैं और उन नौकरियों के लिए ज्यादा सर्टेनिटी होगी। उन्होंने शुरुआत में इसे 100 के प्रतिवर्ष टैक्स कहा था, पर उसमें बाद में सुधार आया। हाँ, यहीं पर थोड़ी गड़बड़ी हुई थी ना। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट, उन्होंने फिर साफ किया कि ये शुल्क सालाना नहीं है। हाँ, बिल्कुल, ये एकमुश्त है, वन टाइम पेमेंट, और ये सिर्फ नए H-1B आवेदनों पर लागू होगा। जो पहले से वीजा पर हैं या रिन्यू करा रहे हैं उन पर नहीं। अच्छा, ये जरूरी बात है। और ये पॉलिसी भी मार्च 2026 की लॉटरी साइकिल से शुरू होगी। ठीक है, लेकिन इस क्लैरिफिकेशन से पहले तो काफी अफरा तफरी मच गई थी वीकेंड पर। हाँ, काफी भ्रम था। खबरें तो ये भी थीं कि अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, टेस्ला जैसी बड़ी टेक कंपनियों ने अपने H-1B कर्मचारियों से कहा कि या तो अमेरिका में ही रहें या फिर संडे की डेडलाइन से पहले लौट आएं। अरे! यहां तक कि सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर इंडिया जाने वाली फ्लाइट से कुछ यात्रियों के उतरने की भी खबरें थीं। शायद वो नए नियमों की आशंका में वापस जा रहे थे। बाप रे! अच्छा, इस तरह के भारी शुल्क का असर क्या हो सकता है, खासकर उन कंपनियों पर जो अमेज़न या गूगल जितनी बड़ी नहीं है, स्टार्टअप्स वगैरह? देखिए, बड़ी टेक कंपनियां तो शायद $1 लाख की लागत झेल जाएं, लेकिन स्टार्टअप्स और छोटी फर्म्स के लिए ये एक बड़ी बाधा बन सकता है। उनकी चिंता तो वाजिब है कि वो इंटरनेशनल टैलेंट को हायर करने की दौड़ से ही बाहर हो जाएंगे। ये उनके ऑपरेशनल बजट, जिसे फाइनेंशियल रनवे कहते हैं, उसको महीनों तक छोटा कर सकता है। सही बात है। और अभी का H-1B सिस्टम कैसा है? कितने वीजा होते हैं, कितने आवेदन आते हैं? हाँ, ये समझना जरूरी है। अभी हर साल 50,000 वीजा स्लॉट्स होते हैं H-1B के, लेकिन आवेदन आते हैं करीब 4 लाख से भी ज्यादा। इसीलिए लॉटरी सिस्टम इस्तेमाल करना पड़ता है। इन आवेदनों में से करीब आधे टेक और साइंस फील्ड से होते हैं। और एक और दिलचस्प बात, इनमें से लगभग 30% नौकरियों का वेतन $1 लाख या उससे कम होता है। अच्छा, तो ये नया $100,000 का शुल्क तो उन कंपनियों के लिए गणित ही बिगाड़ देगा जो इस सैलरी रेंज में टैलेंट ढूंढ रही हैं। बिल्कुल। तो एक तरफ ये शुल्क बढ़ाने की बात है और दूसरी तरफ भारत से आवाज आ रही है, जैसे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है। हाँ, पीयूष गोयल ने इसी संदर्भ में जोर दिया कि भारत अमेरिका को भारी मात्रा में टैलेंट देता है। ये एक तरह से याद दिलाना था कि इस पॉलिसी का असर कहां और कितना पड़ेगा। और एक और बात, जैसा विदेश नीति एक्सपर्ट ध्रुव जयशंकर ने बताया कि इस शुल्क वृद्धि पर चिंता सिर्फ इंडियन कंपनियों ने नहीं बल्कि अमेरिका बेस्ड कंपनियों ने भी जताई है। ओह, अच्छा। तो ये दिखाता है कि मामला सिर्फ एक तरफा नहीं है, दोनों तरफ की अर्थव्यवस्थाओं में टैलेंट के फ्लो से जुड़ा है। ये वाकई एक जटिल स्थिति है, टैलेंट फ्लो पर संभावित रोक और लागत वृद्धि। चलिए अब जरा व्यापार के मोर्चे पर चलते हैं। सुनने में आ रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत तेज हो गई है। बिल्कुल सही। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल
अपनी पूरी टीम के साथ इसी सिलसिले में अमेरिका में है अभी। एक अधिकारी के हवाले से खबर है कि बातचीत डिफरेंट लेवल्स पर चल रही है। अच्छा। और इसमें सिर्फ ट्रेड ही नहीं, नॉन ट्रेड मुद्दे भी शामिल हैं। गोयल के साथ सीनियर अधिकारी हैं, जैसे स्पेशल सेक्रेटरी और चीफ नेगोशिएटर राजेश अग्रवाल। वो अपने अमेरिकी काउंटरपार्ट्स के साथ गहन चर्चा कर रहे हैं। हाल ही में दिल्ली में भी बैठक हुई थी शायद। हाँ, अमेरिकन चीफ नेगोशिएटर ब्रेंडन लिंच और अग्रवाल के बीच तो मोमेंटम बना हुआ है। इस बातचीत का मुख्य लक्ष्य क्या है? कोई बड़ा समझौता पाइपलाइन में है? लक्ष्य एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट मतलब BTA को जल्द से जल्द और फायदेमंद तरीके से फाइनल करना है। इसके लिए फॉर्मल बातचीत इसी साल फरवरी में शुरू हुई थी और अब तक 5 राउंड हो भी चुके हैं। 5 राउंड? तो तेजी से काम चल रहा है। हाँ, शुरुआती लक्ष्य था कि पहला फेज 2025 की पतझड़ यानी अक्टूबर-नवंबर तक पूरा हो जाए, लेकिन जो बड़ा लक्ष्य है वो तो काफी महत्वाकांक्षी है। वो क्या है? 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को मौजूदा करीब $191 बिलियन से बढ़ाकर $500 बिलियन तक ले जाना। 500 बिलियन? अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। अमेरिका वैसे भी भारत का एक अहम व्यापारिक साझेदार रहा है ना? हाँ, बहुत अहम। आंकड़े देखें तो 2024-25 लगातार चौथा साल था जब अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बना रहा। कुल बायलैटरल ट्रेड 131.84 बिलियन था, जिसमें भारत का अमेरिका को एक्सपोर्ट 86.5 बिलियन का था। परसेंटेज में देखें तो अमेरिका भारत के कुल गुड्स एक्सपोर्ट का करीब 18% हिस्सा है और भारत अमेरिका से अपने कुल इंपोर्ट का करीब 6.22% मंगाता है। तो कुल मिलाकर भारत के ग्लोबल ट्रेड में अमेरिका का हिस्सा 10.73% है। तो ये आंकड़े बताते हैं कि संबंध कितने गहरे हैं। बिलियन का लक्ष्य, और दूसरी तरफ हमने टैरिफ की भी बात सुनी है हाल में। इन ट्रेड टॉक्स की पृष्ठभूमि में क्या कोई तनाव भी है? हाँ, यहीं पे कहानी थोड़ी और पेचीदा हो जाती है। ये बातचीत उस माहौल में हो रही है जब हाल ही में अमेरिका ने भारत से आने वाले कुछ सामानों पर टैरिफ बढ़ाकर कंबाइंड 50% कर दिया था। 50%? वो क्यों? उसका एक घोषित कारण बताया गया था, भारत द्वारा रूस से रियायती दरों पर कच्चा तेल खरीदना। तो ये एक विरोधाभासी स्थिति है। हाँ, बिल्कुल। एक तरफ व्यापार बढ़ाने की इतनी बड़ी बड़ी बातें और दूसरी तरफ ये दंडात्मक टैरिफ का साया। एग्जैक्टली। ये दिखाता है कि ट्रेड और जियोपॉलिटिक्स कितने ज्यादा जुड़े हुए हैं। और इसी जियोपॉलिटिकल कड़ी को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रपति ट्रंप के हालिया UNGA भाषण पर आते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा में। उसमें भी भारत का जिक्र कई बार हुआ, सुना। हाँ, UNGA में ट्रंप का भाषण काफी चर्चा में रहा और उसमें भारत से जुड़े कई दावे किए गए। एक बड़ा दावा तो ये था कि उन्होंने अपने कार्यकाल के शुरुआती 7 महीनों में 7 युद्ध खत्म करवाए। 7 युद्ध? हाँ, और इसमें उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम का जिक्र किया और ये भी कहा कि इन सब उपलब्धियों के लिए उन्हें अलग-अलग नोबेल शांति पुरस्कार मिलने चाहिए। अच्छा, भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम में अमेरिकी मध्यस्थता का दावा, इस पर भारत की क्या प्रतिक्रिया रही है? मतलब क्या इसमें कोई सच्चाई है? नहीं, भारत ने अतीत में इस दावे को कई बार और पूरी तरह से खारिज किया है। विदेश मंत्री S जयशंकर पहले भी बहुत साफ कह चुके हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच किसी भी मुद्दे पर तीसरे पक्ष की मध्यस्थता का कोई सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने खास तौर पे ये भी कहा था कि PM मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच अप्रैल और जून 2015 के बीच कश्मीर या किसी मध्यस्थता को लेकर कोई बात हुई ही नहीं थी। ओके, तो भारत का स्टैंड इस पर बिल्कुल क्लियर है। खरीदकर यूक्रेन में चल रहे युद्ध के प्राइमरी फंडर्स मतलब प्राथमिक फंडर बन गए हैं। ओह, ये तो बड़ा आरोप है। हाँ, और उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर रूस युद्ध खत्म करने के लिए राजी नहीं होता है तो अमेरिका उस पर और कड़े प्रतिबंध लगाएगा, जिसमें शक्तिशाली टैरिफ शामिल होंगे और यूरोपियन देशों को भी इसमें साथ देना होगा। ये फिर से टैरिफ का मुद्दा आ गया। क्या ये वही 50% टैरिफ वाली बात से जुड़ा है जिसका हमने ट्रेड नेगोशिएशन के कॉन्टेक्स्ट में जिक्र किया था? बिल्कुल, ये उसी कड़ी का हिस्सा लगता है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही रूसी तेल खरीदने को बेस बनाकर इंडियन एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ बढ़ाए थे, तो UNGA में उनका बयान इसी पॉलिसी को और मजबूत करने या आगे बढ़ाने का संकेत देता है। एक तरह से भारत पर दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है कि भारत रूस से तेल खरीदना कम करे या बंद कर दे। इस आरोप पर कि भारत युद्ध को फंड कर रहा है, भारत का ऑफिशियल स्टैंड क्या रहा है? भारत ने इस आलोचना को हमेशा अनजस्टिफाइड एंड अनरीजनेबल मतलब अनुचित और अतार्किक बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ किया है कि भारत का रूस से तेल इंपोर्ट
उसकी एनर्जी सिक्योरिटी और अपने कंज्यूमर्स के लिए अनुमानित और सस्ती ऊर्जा लागत सुनिश्चित करने की राष्ट्रीय जरूरत है। मतलब नेशनल इंटरेस्ट। हाँ, और ये फैसला ग्लोबल मार्केट की मजबूरियों के चलते लिया गया है। उन्होंने ये भी थोड़ा कटाक्ष किया था कि जो देश आज भारत की आलोचना कर रहे हैं उनमें से कई खुद रूस के साथ किसी ना किसी रूप में व्यापार कर रहे हैं और शायद उनके लिए ये व्यापार भारत जितना राष्ट्रीय मजबूरी भी ना हो। अच्छा, तो भारत का तर्क है कि वो अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर रहा है। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो तस्वीर काफी उलझी हुई नजर आती है। एक तरफ H1B वीजा शुल्क है जिसमें रीड हेस्टिंग्स जैसे अप्रत्याशित समर्थक भी हैं, तो दूसरी तरफ स्टार्टअप्स की चिंताएं हैं। हाँ। फिर महत्वाकांक्षी व्यापार वार्ताएं हैं जिनका लक्ष्य $500 बिलियन का व्यापार है, लेकिन उन पर मौजूदा टैरिफ और UNG में हुई बयानबाजी का साया भी है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि भारत अमेरिका संबंध कितने मल्टीलेयर्ड और जटिल हैं। आर्थिक नीतियां जैसे H1B फी या ट्रेड एग्रीमेंट वो डोमेस्टिक पॉलिटिकल मजबूरियों और ग्लोबल जियोपॉलिटिकल घटनाओं जैसे रूस यूक्रेन युद्ध से गहराई से जुड़ी हुई हैं। सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। हाँ, हर कदम का असर दूसरी चीजों पर पड़ता है। अब H1B फी शुल्क का अंतिम असर क्या होगा? क्या ये वाकई हाई वैल्यू टैलेंट को फिल्टर करेगा या इनोवेशन को चोट पहुंचाएगा? ये देखना होगा। और क्या ट्रेड वार्ताएं टैरिफ के तनाव के बावजूद $500 बिलियन के लक्ष्य तक पहुंच पाएंगी? ये भी बड़ा सवाल है। और ट्रंप की बयानबाजी का जमीनी हकीकत पर कितना असर होगा? ये सब ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब शायद आने वाले समय में ही मिलेंगे। बिल्कुल। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार। हमने देखा कि कैसे टेक टैलेंट का फ्लो, H1B, ट्रेड एम्बिशन, BTA, $500 बिलियन लक्ष्य और पॉलिटिकल बयानबाजी, UNGA टैरिफ, ये सब एक साथ चल रहे हैं। इन सब को मिलाकर देखें तो भारत और अमेरिका के बीच टैलेंट के आदान प्रदान और ओवरऑल बायलैटरल संबंधों का भविष्य कैसा दिखता है? क्या ये मौजूदा चुनौतियां जैसे ऊंचा वीजा शुल्क या टैरिफ का विवाद दोनों देशों को नए क्रिएटिव समाधान खोजने और सहयोग के नए रास्ते तलाशने पर मजबूर करेंगी? या फिर ये तनाव मौजूदा संबंधों में और दरारें पैदा करेंगे? हाँ, सोचने वाली बात है। इस पर जरूर सोचिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नए स्रोतों की गहरी पड़ताल के साथ।